एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स जोन। आज के इस वीडियो में मैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर को डिस्कस करूंगी। ये चैप्टर है चैप्टर 2, क्लास 9 इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और सेकंड चैप्टर में पीपल एज अ रिसोर्स। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो आप लोग देख सकते हैं, और ये सेकेंड पार्ट में जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो डिस्कस करेंगे चैप्टर का। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आंसर बचे हुए हैं, क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखें कि पीपल एज अ रिसोर्स हम लोग तब कंसीडर कर सकते हैं जब पीपल डू हैव अ स्किल, है ना, उसके पास एजुकेशन हो, स्किल हो, अच्छा हेल्थ हो, then people can be considered as a resources, because that people will going to produce in a वर्क मोर इफेक्टिवली, ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं वर्क में, फॉर्म में। साकाल का एग्जाम्पल हम लोग देखें कि साकाल इज़ डूइंग गुड इन हिज प्राइवेट कंपनी। ही इज़ हेल्पिंग कंपनी टू डेवलप द सॉफ्टवेयर दैट is helping in क्रिएटिंग और इंक्रीजिंग द सेल ऑफ द कंपनी। तो उन साकाल को रिकॉग्निशन मिलता है, प्रमोशन मिलता है, और डेफिनेटली इनकम भी बढ़ता है। वही दूसरी और विलास का एग्जाम्पल भी हम लोग देखें कि उसका कंडीशन, लाइफ कंडीशन ऐसा रहा कि उसको ना एजुकेशन मिल पाया, ना अच्छा हेल्थ मिल पाया। उसकी मम्मी भी बीमार रही काफ़ी समय तक, और बीमार रहने के कारण जब बिल्कुल से काम नहीं कर पाई तो विलास फाइनली मार्केट में जाके फ़िश बेचने का काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जितना उसकी मम्मी कमाती थी, विलास भी उतना ही कमाने लगा, है ना। उसका इनकम में कुछ बदलाव नहीं आया, क्योंकि ना उसके पास एजुकेशन रहा, ना अच्छा हेल्थ रहा, और ना ही अच्छा वोकेशनल कोर्स था। राइट, तो अब इस ग्राफ को भी फिर हम लोग डिस्कस करते करते इस ग्राफ तक आए थे। तो इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एजुकेशन का ट्रेंड रहा फ्रॉम 1951 से लेके 2017 तक। तो 1951 में लिटरेसी रेट काफ़ी कम था। हम सिर्फ एवरेज का बात को अभी देखते हैं। एवरेज जो लिटरेसी था, लिटरेसी रेट अराउंड 80%, और यहाँ पे अगर 2017 की बातें करें तो एवरेज लिटरेसी रेट इज़ अराउंड मोर देन 75%। राइट, ओके, तो ये ग्राफ टू लगभग हम लोग जान गए। ये देखिए, दैट इज़ वेरी इजी। रेड लाइन जो इंडिकेट कर रहा है ग्राफ का, वो इंडिकेट कर रहा है मेल लिटरेसी, और ग्रीन इज इंडिकेटिंग फीमेल लिटरेसी रेट, है ना। एंड दिस ब्लू लाइन इज इंडिकेटिंग द एवरेज लिटरेसी रेट। तो डेफिनेटली फ्रॉम 1951 से लेके 2017 तक लगातार इंक्रीमेंट हुआ है लिटरेसी रेट में। सो लुकिंग एट द ग्राफ, लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, है ना। Has the literacy rate of the population increased since 1951? Definitely yes. In which year India has the highest literacy rate? अगर ग्राफ को देख के कहा जाए तो लिटरेसी रेट हाईएस्ट रहा 2017 में, और अभी जो लिटरेसी रेट है अराउंड 80.9% है इंडिया का। मतलब 2023-24 का मैं बात कर रही हूँ। 23-24 का डेटा है लिटरेसी रेट का, 80.9% ओवरऑल लिटरेसी। वाई लिटरेसी रेट इज़ हाई एमंग मेल्स ऑफ इंडिया? हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन है, मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिए जाते हैं फैमिली में। दैट्स वाई दे आर गेटिंग हाई स्किल्ड एजुकेशन एंड हाई डिग्री ऑफ एजुकेशन. However, nowadays the situation is changing very fast. Women are also getting higher education. They are also part of STEM education, science, technology, uh, education, etc. है ना, medicine. Why are women less educated than men? देखिए, अगेन दिस इज़ अ हिस्टोरिक एंड कल्चरल रीजन है। वुमेन जनरली डोमेस्टिकेटेड रहती है, घर के काम काज वो वे ज़्यादा देखती है,
है ना, दैट्स वाई दे डू नॉट गेट टाइम टू मेक देम एजुकेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम. हाउ वुड यू कैलकुलेट लिटरेसी रेट इन इंडिया? लिटरेसी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसको बहुत आसान से समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कंट्री है, ठीक है, कंट्री ए, पॉपुलेशन मान लीजिए बहुत सारे हो सकते हैं, फ्रॉम 0 ईयर से अगर 60 70 वॉट एवर जो एवरेज एज है उसके हिसाब से मान लीजिए 10 मिलियन, 10 नहीं, मान लीजिए 200 मिलियन, 200 मिलियन पॉपुलेशन की टोटल आबादी है. उसमें से हम लोग देखेंगे कि 7+ के एज में कितने लोग हैं. मान लीजिए 7+ के एज में 100 मिलियन लोग हैं. और उसमें से लिटरेट है 60 मिलियन, और इलिटरेट है 40 मिलियन. ठीक है, तो अगर परसेंटेज निकालिएगा लिटरेसी का तो वही लिटरेसी रेट हो जाएगा. 60 मिलियन डिवाइडेड बाई 100 मिलियन इंटू 100 कीजिएगा तो 60% आ जाएगा. तो दैट विल बी द लिटरेसी रेट. तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से, है ना. वॉट इज़ योर प्रोजेक्शन अबाउट इंडियाज़ लिटरेसी रेट इन 2025? तो एज पर डेटा ऑफ 2023-24 लिटरेसी रेट इज़ अराउंड 80.9%. तो 2025 में हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो है 85% जाना चाहिए. लेट अस सी, डेटा आएगा देन वी कैन डिस्कस, और हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है. तो ये एक्टिविटी सारे आप कर लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मोर बेटर वे. नाउ लेट्स गो थ्रू ऑल दिस डिटेल्स. यहाँ पे एजुकेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. साकास एजुकेशन इज इन द इनिशियल ईयर ऑफ लाइफ of his life bore him the fruits in the later year in terms of good job and salary. हम लोग देखे उनका स्टोरी पूरा. We saw education was an important input for the growth of Sakal. Definitely education मिला, vocational training मिला, computer course का vocational training मिला Sakal को, and he got good job on the basis of that degree. ठीक है. It enhances national income, culture richness, increases the efficiency of governance. देखिए, जो भी लोग टेक्निकली साउंड होते हैं वो नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में मदद करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई बैंकिंग सेक्टर में है, उनको फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज है, देन दे कैन यूटिलाइज द फिनटेक टेक्नोलॉजी. फिनटेक जो भी टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज करके रिवॉल्यूशन ला सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आज पेमेंट सिस्टम एकदम बिल्कुल चेंज हो गया है. तो इंडिया का पेमेंट सिस्टम चेंज होने का कारण क्या है? तो पीपल एजुकेटेड हुए, फाइनेंस को समझे, टेक्नोलॉजी को समझे, क्लब किए, एंड दे कम आउट विद द यूपीआई विच इज़ अ ग्रेट रिवॉल्यूशन फॉर इंडिया, है ना. तो उसी तरह से एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ की जाती है. फॉर एग्जांपल, आधार कार्ड आया, जैम ट्रिनिटी की जो बात करते हैं, जन धन आधार योजना मोबाइल. तो बैंक अकाउंट खुलवाया गया, आधार क्रिएट किया गया, मोबाइल से कनेक्टेड किया गया. तो इससे क्या होते हैं ना, बेनिफिशियरी को पैसा ट्रांसफ़र करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है. तो जितना ज़्यादा नॉलेज, जितना ज़्यादा स्किल्स होगा एक पर्सन में, वो उतना ज़्यादा अपने नेशनल इनकम में, कल्चरल रिचनेस में, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, राइट. Elementary education with a special emphasis on girl, there is an
Also establishment of place setting of schools like Navodaya in each district. Vocational stream has been developed to equip large number of high school students with with occupation related to the knowledge and skills. The plan outlay of education has increased from rupees 151 crore in the first plan मतलब 1951 से rupees 99,300 crore in 2020 to 21. The expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 3.1% in the year 2019-20. देखिए अभी का जो एजुकेशन है उसमें ग्रेटर फोकस दिया जा रहा है कि गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो पाए और नवोदय विद्यालय ईच डिस्ट्रिक्ट में ओपन किए जा रहे हैं ताकि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके और एक्सपेंडिचर भी अच्छा खासा किया जा रहा है। फर्स्ट प्लान में 1950-51 के दौरान ₹151 करोड़ एजुकेशन में खर्च किया जाता था, लेकिन अब ₹99,300 करोड़ खर्च किया गया है अकॉर्डिंग टू द डेटा 2020-21, है ना। देन अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी का बात करें तो 1951-52 के एरा में 0.6% ऑफ जीडीपी खर्च किया जाता था एजुकेशन में, लेकिन अब इंक्रीज होके 2019-20 के डेटा के अनुसार 3.1% हो चुका है और तब से 3% कंटिन्यू है, स्टेगनेंट है, ठीक है, बढ़ा नहीं है। The budgetary estimate as stated in the budget document of Union State Government, Reserve Bank of India, the expenditure on education as percentage of GDP has declined to 2.8% in 2020 to 21. देखिए प्रीवियस डेटा में 2029 यस 2029-20 था, वहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर परसेंटेज ऑफ जीडीपी जितना खर्च होता था 3.1% था, लेकिन वो अब डिक्लाइन होके 2.8% हो गया है। इसका मतलब एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है, एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज़ बिन गॉन डाउन टू 2.8%। तो ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री बिकॉज वी आर एट ग्रोइंग पीरियड, और ग्रोइंग पीरियड में अगर एजुकेशन में कम खर्च किया जाता है दैट मीन्स द क्वालिटी of education will not good first, or people will not be considered as resources if expenditure on education will go on declining. The literacy rate have increased from 18% to 85% in 2018, ठीक है। लिटरेसी रेट बढ़ा है, पहले तो कम था 18% अराउंड, हम लोग ग्राफ में देखे हैं ना, बट इन 2018 85% हुआ है लिटरेसी रेट। उसी तरह प्रीवियसली क्या था, 16% था एजुकेशन रेट एमंग मेल, और फीमेल में 14.2% था। और एज पर 2011 सेंसस डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो केरल में 94% लिटरेसी रेट था और बिहार में 62% था। The primary school system has expanded over 7,78,842 lakh in the 2019-20। देखिए प्राइमरी स्कूल जो है एक्सपेंड किया है, लेकिन एक्सपेंशन के साथ साथ ना क्वालिटी डाइल्यूटेड हो गया है, ड्रॉप आउट रेट्स भी बढ़ गया है। तो समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया ताकि प्री स्कूल के बच्चे से लेके क्लास 12 के बच्चे को एजुकेशन कंटिन्यूस प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद बहुत तरह के टीचिंग लर्निंग मेथड में खर्च किए जाने लगे, लर्निंग आउटकम पे काम किया जाता है इस स्कीम के दौरान। The scheme envisages the school as the continuum from the preschool, primary, medium to secondary level and attempt to ensure inclusive and equitable education। और ये स्कीम क्या प्रयास कर रही है कि इंक्लूसिव हर किसी को एजुकेशन मिले और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन मिले, ठीक है, हर किसी को एक अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। और ये जो एजुकेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 का पार्ट भी है।
चूंकि बच्चों के लिए हेल्थ और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो मिड डे मील स्कीम भी कंट्रीब्यूट करता है सो दैट बच्चे लोगों का न्यूट्रिशन लेवल भी ठीक ठाक हो सके, स्कूल में पढ़ाई भी हो जाए और न्यूट्रिशन लेवल भी उन लोगों का इंटैक्ट रहे। दिस पॉलिसी कुड ऐड टू द लिटरेसी ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉलिसी जो है ऐड कर रहा है लिटरेसी को बढ़ाने में, बिकॉज अब एटलीस्ट बच्चे को भेजा जाता है फॉर द सेक ऑफ मिड डे मील, और वहाँ पे पढ़ाई भी हो जाता है और वो अच्छी तरह से अपना न्यूट्रिशन लेवल को भी इंक्रीज कर पाते हैं थ्रू मिड डे मील स्कीम। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंडिया का कितना है? 27% है, जो लगभग ग्लोबल एवरेज के बराबर है। The strategy focuses on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum modification, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ाया जाए एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का क्वालिटी इम्प्रूव किया जाए, और हर एक स्टेट में अलग अलग हिस्टोरिकल और कल्चरल इश्यूज होते हैं, वेरिएशन रहते हैं, उसके हिसाब से करिकुलम को डेवलप किया जाना चाहिए और उसके हिसाब से ही पढ़ाया लिखाया जाता है, सो दैट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कुड बी इंक्रीज एज मच एज पॉसिबल। देर इज ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कवर कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे केस में ऐसे होते हैं कि बच्चे को ड्रॉप आउट लेना पड़ता है इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर फैमिली, तब उनकी एजुकेशन स्टॉप हो जाती है इन बिटवीन। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल, ये सब एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और सरकार इस पे काम भी कर रही है थ्रू वेरियस स्कीम्स। Now look at the table 2.1, number of institutions of higher education, enrollment and faculty. यहाँ पे ईयर दिए गए हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं फॉर कॉलेज, कितने सारे स्टूडेंट कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटीज़ गोइंग है, उसका डेटा दिया गया है। टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में कितने सारे टीचर्स दिए गए हैं वो इस कॉलम में दिया गया है, ठीक है। नाउ over the past 60 years, there has been significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized areas. Let us read the table to see the increase in number of colleges, university, enrollment of student, recruitment of teachers from 1951 to 2019-20। डेफिनेटली इंक्रीज तो किया है नंबर ऑफ कॉलेज। 1950 और 51 के दशक में देखा जाए तो वो 750 था, लेकिन 2021 का बात करें तो 46,007 कॉलेजेस खुल गए, है ना। देन 70 गुना ज़्यादा हो गया। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पहले 30 थे, अब 1,000 समथिंग है। अगेन कितना परसेंट इंक्रीज किया? 40 टाइम्स इंक्रीज कर गया। स्टूडेंट 2,63,000 थे, नाउ इट इज़ 3,94,34,34,256 है। तो स्टूडेंट भी काफ़ी बड़े हैं। टीचर पहले 24,000 थे, नाउ इट इज़ 14,82,890। टेबल को देखने के बाद हम लोग ये डिस्कशन को पूरा करते हैं। डिस्कस दिस टेबल इन क्लासरूम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेज एडिक्वेट टू एडमिट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट? जितना कॉलेज बढ़ा उसके हिसाब से स्टूडेंट भी इंक्रीज किया है, तो आप रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ पे इस टेबल से कि नंबर ऑफ कॉलेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 0.003 रेशियो आएगा, ठीक है। 1951 ईयर का अगर डेटा लेके आप निकालेंगे रेशियो नंबर ऑफ कॉलेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन यू विल गेट द ratio 0.003. On the other hand, when you get the data of the year 2020-21,
you will have to divide number of colleges by number of student, then you will get the ratio around 0.0012. इसका मतलब कॉलेजेस इंक्रीज किए बट नॉट एट द पार ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा बढ़ा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. Second, do you think we should have more number of universities? देखिए नाउ डेज ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है, हाइब्रिड काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम अभी लागू है इंडिया में. तो आई थिंक नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस ना करने के बजाय हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उनका कैपेसिटी, उनका प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. बिकॉज़ आज के डेज़ में सब बहुत किसी के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो दे कैन सिट इन होम एंड स्टडी फ्रॉम देयर. बट एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ये इंश्योर करना होगा कि डिजिटल डिवाइड जिनके पास है वहाँ पे एजुकेशन को कैसे पहुँचाया जाए. तो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू. आपका क्या व्यू है? यू नीड टू थिंक अबाउट इट, एंड जो भी व्यू है आप अपना कमेंट में बता सकते हैं. वॉट इज़ द इंक्रीज नोटिस एमंग द टीचर इन द ईयर 2015-16? देखिए टीचर का भी इंक्रीमेंट हुआ है. पहले तो 24,000 टीचर्स थे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मिला के, लेकिन उसके बाद 2020-21 का बात करें तो अराउंड 12,07,204 टीचर्स अब अवेलेबल है. बट अगेन इज द नंबर ऑफ टीचर इज कैटरिंग द नीड ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है. ठीक है, तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा. बट इंक्रीमेंट की अगर बात किया जाए तो डेफिनेटली येस इंक्रीज किया है. कितना परसेंट किया है वो आप निकाल लीजिएगा. व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट फ्यूचर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़? आई थिंक मेरे हिसाब से हाइब्रिड मॉडल ऑफ एजुकेशन इज़ मोस्ट सुटेबल वन. ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, एंड जो भी एग्ज़ामिनेशन हो वो शायद यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जाके दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. आई थिंक एग्ज़ामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट शुड बी टेकन बाय द यूनिवर्सिटीज़. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जो भी शिक्षा है उसको अगर ऑनलाइन मोड में पहुंचाया जाए हर जगह हर स्टूडेंट को, देन आई थिंक दैट वुड बी द बेटर वन. Health. Firm maximize profit. Do you think any firm would induce to employ people who might not work efficiently as healthy worker because of ill health? देखिए कोई भी फर्म होती है, कोई भी कंपनी होती है, वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करती है और वो उसी एम्प्लॉई को हायर करती है जो उसको मैक्सिमम आउटपुट दे सके. तो मैक्सिमम आउटपुट वही दे सकता है जिसका हेल्थ अच्छा है और वो एफिशिएंटली काम कर सके. उसी बंदा को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी अटेन. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल. डेफिनेटली अगर हेल्थ अच्छा है तो वो अपने बहुत सारे पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं, बहुत जल्दी सीख सकते हैं चीज़ों को और बहुत एफर्ट लगाकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस. एंड डेफिनेटली अगर हेल्दी पर्सन है तो उनके पास इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, सो दैट दे कैन फाइट विद द इलनेस एफिशिएंटली. ही शी विल नॉट बी एबल टू he she will not be able to maximize his or her output to overall growth of organization. अगर हेल्थ अच्छा ना हो तो क्या होता है कि वो ओवरऑल अपने आप का इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं और अपना मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे सकते हैं. ठीक है, इंडीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग. henceforth improvement in health status of population has been the priority of the country. देखिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर आप अपना स्कूल जाते हैं और आपका तबीयत ख़राब रहता है तो आप बहुत चीज़ों को मिस कर जाते हैं. सिमिलरली कोई भी एम्प्लॉई है वो अगर काम करने जाता है तो वो बहुत सारे
चीज़ों को सीख नहीं पाता, प्लस वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, जिससे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट नहीं होता है। तो इसीलिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और इस पे फोकस करना भी गवर्नमेंट का या हमारे कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन, स्किल्स एंड हेल्थ, ऑल these थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ लेट अस रीड दिस टेबल, है ना। दीज मेजर्स, जो भी मेजर्स, मतलब इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, लाइक आयुष्मान भारत कार्ड स्कीम को लाया गया, और बहुत सारे डिस्पेंसरीज खोले गए। तो ये सारी स्कीम्स जो है वो अवेलेबल करवाए गए हैं टू द पीपल, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो दीज मेजर्स विच हैव बीन अडॉप्टेड हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसके चलते लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज किया है, 67.2 ईयर्स तक अभी आ पहुंचा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है वो 147 पहले था 1951 में, अब वो रिड्यूस होके 28 हो गया है। मतलब साल भर में पहले जो 1 साल के छोटे बच्चे थे ना, वो 147 बच्चे मारे जाते थे, लेकिन ईयर 2020 में अब साल भर, मतलब 1 साल के जो अंडर वन अंडर 1 ईयर के जो भी बच्चे हैं, अब उनका डेथ 28 पे आके रुका है। तो पहले ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था, 7 टाइम्स मोर था, अब वो घटा है, कमा है। तो डेफिनेटली इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुआ है। क्रूड बर्थ रेट जो है वो ड्रॉप हुआ है। मान लीजिए 1,000 पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में हम लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 1 साल में कितना बर्थ हुआ है, कितना न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, तो उसको हम लोग क्रूड बर्थ रेट कहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दी। नाउ लेट अस सी, यहाँ पे स्टार जो है वहाँ मार्क करके दिया हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर ले लीजिए, और जितने भी बच्चे हैं अंडर 1 ईयर, उनका डेथ रेट काउंट कीजिए, नंबर ऑफ डेथ काउंट कीजिए। अगर मान लीजिए 28 है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 50 है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 50 हो जाएगा। तो जितना कम होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो उतना अच्छा हेल्थ को इंडिकेट करेगा। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1,000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पीरियड लिया गया 2020-21, एक कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी जहाँ पे 1,000 पीपल है, उसको स्टडी किया गया 1 साल से, और वहाँ पे कितने न्यू बॉर्न बेबी हुए हैं, वो बर्थ रेट कहलाएंगे। मान लीजिए कि 2015 में एमंग दैट सेक्शन ऑफ 1,000 पीपल बर्थ रेट था 20। नाउ अब 2024-25 में अगर इसको स्टडी करते हैं और बर्थ रेट मिलता है 10, इसका मतलब बर्थ रेट ड्रॉप किया है। बर्थ रेट ड्रॉप करने का मतलब भी बहुत अच्छा होता है। फर्स्ट कि लोग अवेयर हो जाते हैं कि हाउ मैनी किड्स दे वांट टू हैव। सेकंड, बच्चे कम लेना स्टार्ट करते हैं, सो दैट एक बच्चे हो घर में, लेकिन उस बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके। तीसरी बात कि women are getting more and more educated, and they are empowered to make their own decision whether they want to carry baby or not, है ना। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1,000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए 2023-24 में एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जहाँ पे 1,000 पीपल है, उसको स्टडी किया जाता है और नंबर ऑफ डेथ काउंट किया जाता है अमंग देम। तो कितने डेथ होते हैं, तो मान लीजिए कि 20 डेथ होते हैं, तो डेथ रेट 20 हो जाएगा। ठीक है, नाउ लुक एट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर। PHC क्या है? SC सब सेंटर है, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, CHC
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। ये रूरल एरियाज में आपको जनरली देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स में भी अवेलेबल रहता है। ANM auxiliary nurse hybrids, RN and RM registered nurses and registered midwives, LHV lady health visitor। 2024 का डेटा देखिए और 2021 का डेटा देखिए। ऑब्वियसली देयर इज एन इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ SC, PHC एंड CHC। सिमिलरली डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स का भी नंबर बढ़ा है। बेड जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है वो भी बढ़ चुका है। नंबर ऑफ डॉक्टर रजिस्टर्ड विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वो भी नंबर बढ़ा है 41,070 से 56,470। नर्स पर्सनल भी बढ़ा है 26,21,981 से आप यहाँ पे देख सकते हैं 35,14,373 है ना। Now on the basis of the table let us find out the following questions answer है ना, find out the answers of following questions। फर्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन डिस्पेंसरीज। डिस्पेंसरीज का रेट बढ़ा है, डिस्पेंसरीज नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज बढ़ा है ना, तो कितना बढ़ा है वो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए 2014 में 29,715 और 2020 में, सॉरी यहाँ पे तो 1951 का डेटा नहीं दिया हुआ है, तो यू कैन गो टू द डेटा। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना बताती हूँ कि मान लीजिए ये 1951 का डेटा यहाँ पे है, तो ये डेटा लीजिएगा और इसके साथ ये डेटा को माइनस कीजिएगा, 2020 का डेटा को माइनस कीजिएगा। माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय जो भी आप 1951 का अगर ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 1951 का डेटा, सपोज कि 29,715 है तो डिवाइडेड बाय 29,715 इंटू 100 कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं परसेंटेज बताती हूँ अभी 2014 और 2021 में डिस्पेंसरीज कितने इंक्रीज हुए उसका परसेंटेज। तो ये डेटा को इसके साथ माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय इस नंबर को डालेंगे। मान लीजिए माइनस करने के बाद कोई एक नंबर आता है x, उसके बाद डिवाइडेड बाय 29,000। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। 29,715 है, इंटू 100 कीजिएगा, देन यू विल गेट द परसेंटेज। परसेंटेज लगभग कितना आ जाएगा, 50, आई थिंक 21% इंक्रीज कर रहा है ना, 21% जो है इंक्रीज कर रहा है डिस्पेंसरीज। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन डॉक्टर एंड नर्स पर्सनल। देखिए यहाँ पे 1950 का डेटा नहीं है, तो आप लोग टास्क लीजिए, गूगल कीजिए 1951 में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्टर कितने थे और यहाँ पे 21 का डेटा दिया गया है। इस डेटा को लेके आप माइनस कीजिएगा जो भी आपको गूगल में मिलेगा एंड डिवाइडेड बाय दिस 1951 का डेटा लेके आपको परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज आप लोग को मालूम है निकालना। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, do you think the increase in the number of doctors and nurses is adequate for India? If not, why? देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, उतना अमाउंट में डॉक्टर नहीं इंक्रीज हुआ है, दिस इज़ द रीज़न। आप लोग अपना रीज़न दे सकते हैं, दिस इज़ व्हाट आई थिंक ऑफ इट राइट नाउ। आप लोग सोचिए और बताइए, कमेंट में बताइए कि क्या और रीज़न हो सकता है। what other facilities would you like to provide in hospital? एक्चुअली जब जो हॉस्पिटल होते हैं कोई एक डिस्ट्रिक्ट में, बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे अगर मेडिकल इक्विपमेंट नहीं होते हैं, एक्सरे फैसिलिटीज़, सोनोग्राफी का जो फैसिलिटीज़ होता है, इको साउंड फैसिलिटीज़, व्हाटएवर जो हार्ट को चेक करता है, तो अगर ये सब मेडिकल इक्विपमेंट ना हो तो सिटीजन को सुविधा नहीं मिल पाता है। दे कैन नॉट एबल टू एक्सेस, अफोर्ड एंड
अफोर्ड द मेडिकल सिस्टम वेरी इजीली। तो आई थिंक होना चाहिए कि कोई भी हॉस्पिटल हो, मैं चाहूँगी वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट की फैसिलिटीज़ ज़रूर हो, सो दैट जो पुअर पीपल है उसको ज़्यादा टेस्टिंग ये सब में इन्वेस्ट ना करना पड़े। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड। देखिए, मैं हैदराबाद के बारे में बता रही हूँ कि वहाँ पे गांधी हॉस्पिटल करके है हैदराबाद में, सिकंदराबाद। तो वहाँ बहुत ही अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ है। वहाँ आपको टोकन रुपीज़ 5 में आप बड़े से बड़े डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखा सकते हैं। एंड देन जितने भी सारे टेस्ट और जितने भी सारे एक्सरे वगैरह वे लोग देते हैं ना, वो सब अवेलेबल है गांधी हॉस्पिटल में। और वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हर टेस्ट को किया जाता है। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट गांधी हॉस्पिटल। सो आई हैव विजिटेड दैट, और मैं अपना चेकअप भी वहाँ करवा चुकी हूँ, सो आई नो दैट वेरी वेल। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए, है ना। सोचिए, लिखिए और कमेंट कीजिए कि आप कौन सा हॉस्पिटल में विजिट किए हैं और क्या कंडीशन है उसका। कैन यू ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग द टेबल? डेफिनेटली आप ग्राफ आप लोग बना सकते हैं। देखिए, मैं ग्राफ बनाई हूँ। तो सबसे पहले आप लोग प्लॉट कर सकते हैं। मैं एक्सेल में बनाई हूँ बिकॉज नाउ अ डेज आई एम यूजिंग लैपटॉप मोर देन कॉपी पेन। सो ईयर को आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स एक्सिस में लीजिएगा, और ये जो जितने सारे नंबर्स जो है इंक्रीमेंट, मतलब ईयर वाइज जो भी डेटा है उसको आप वाई एक्सिस में लीजिएगा। और ईयर के हिसाब से पॉइंट लगाइएगा कि 2014 में कितने SC PHC CHC अवेलेबल है। और जब कंप्लीट हो जाए तो सारे डॉट्स को मिला दीजिएगा। तो देखिएगा कि एक आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है कि बेड, नंबर ऑफ बेड क्या था, सॉरी यहाँ पे बेड का बात किया जा रहा है। ये वाला डेटा यहाँ पे है, ठीक है। इसका ग्राफ यहाँ पे है। और हेल्थ यहाँ पे जो नंबर ऑफ SC PHC CHC है यहाँ पे मैं कैलकुलेट की हूँ, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाई हूँ, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ पेपर नॉर्मल जो आप लोग यूज़ करते हैं, उस ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस में ईयर्स को डालिएगा, और यहाँ वाई एक्सिस में जो भी डेटा है आपके ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग उस डेटा को डालिए। फिर अकॉर्डिंगली पॉइंट मार्क आउट कीजिए क्या है, ठीक है। पॉइंट्स जो भी कोऑर्डिनेट है मार्क आउट करके सारे पॉइंट्स को मिलाइएगा थ्रू लाइन। देन यू विल गेट आइडिया कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ना। तो now we have discussed all the question activity. Again, this is your task, you need to complete it, or you need to complete all the questions related to this activity। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए हैं। चलिए, नाउ दूसरे टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। साकाल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोरस चिल्ड्रेन एंड चिल्ड्रेन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड। साकाल की मदर जो है शीला, वो डोमेस्टिक काम करती है, बच्चे को देखती है और अपने हस्बैंड को भी बीच बीच में फील्ड में मदद करती है। Sakal's brother Jitu and sister Situ spend their time playing and roaming. Can you call Sheila or Jitu or Shitu unemployed? If not, why? देखिए, हम लोग नहीं कह सकते हैं कि शीला अनएम्प्लॉयड है और जीतू और शीतू अनएम्प्लॉयड है। क्यों? जीतू और शीतू तो उनका एज बहुत कम है, वो बहुत छोटे हैं। देखिए, जो भी पर्सन एम्प्लॉयमेंट के एज में कौन आते हैं, 15 से 59 ईयर्स के बच्चे, सॉरी 15 ईयर्स एबव टू 59 एज के अंदर जो भी आते हैं, दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ लेबर फोर्स। तो जीतू और सीतू का एज 15 ईयर्स है नहीं, दैट्स वाई दे डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अनएम्प्लॉयड। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो भी 15 से 59 ईयर्स के लोग हैं, वो एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं, और उनको अगर जॉब नहीं मिलता है
तो वो अनएम्प्लॉयड के स्थिति में या अनएम्प्लॉयड स्टेटस उनको दिया जाएगा। तो शीला तो मार्केट में जॉब नहीं खोज रही है, वो डोमेस्टिक काम कर रही है, अपने बच्चे को देख रही है, एंड शी इज सेटिस्फाइड देयर। दैट्स वाई उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। देखिए, इच्छा तो है काम करने का, लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड, डोमेस्टिक डोमेन के आउटसाइड वो काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। दैट्स वाई शीला इज नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स एंड पॉपुलेशन। और जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं, 15 ईयर्स से 59 ईयर्स की उनकी एज नहीं है। दैट्स वाई दे आर नॉट बी काउंटेड एज अ अनएम्प्लॉयड पर्सन। नीदर जीतू सीतू शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट्स वाई all Jitu, Situ and Sila will not be counted as unemployed. The workforce population includes people from 15 years to 59. Sakal's brother and sister do not fall within this age, so they cannot be unemployed. जो मैं बताई आपको, Sakal's mother Sheila work for family. She is not willing to work at all outside her domestic domain for payment. She too cannot be called unemployed. Right? Now we will study seasonal और disguised unemployment क्या है। तो लास्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे, चैप्टर 1 में सीजनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया था, है ना, और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में मैं एक बार फिर से रिकैप कराती हूँ। डाला और रामकली बात कर रहे थे एक दूसरे से कि उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है अपने गांव में। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बड़े बड़े जो फार्म हैं और फार्मर थे वो अपने फार्म के लिए हार्वेस्टर, थ्रेसर वगैरह खरीद लिए थे, तो वर्कर्स को जॉब नहीं मिल रहा था। और वहाँ पे रामकली ये बताती है कि मैं 5 महीना काम नहीं की थी। इसका मतलब वो 7 महीना काम की और 5 महीना काम नहीं कर पाई, तो दैट्स वाई उसका वर्क क्या हो गया, सीजनल हो गया, एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहेंगे। मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, और उस वो 1 हेक्टेयर का खेत है और यहाँ पे 4 जन काम कर रहे हैं और 1 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, 1 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 व्यक्ति को हटा दिया जाए फिर भी जो प्रोडक्शन जो है ना वो 1 टन ऑफ वीट ही होगा। इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा वर्कर काम कर रहे हैं, जिसके चलते यील्ड में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, 1 टन का 1 टन ही आ रहा है। दैट मीन्स दैट 2 एक्स्ट्रा वर्कर इज एक्टिंग एज अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, है ना। तो वो इस सिचुएशन को हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये सारा यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो यू कैन गो थ्रू इट। बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया है, यू हैव टू रीड इट वंस ओनली। नाउ let us read the table story of village for you. There was a village inhabited by several families. Each family produced enough to feed its member. Each family meet its need by uh, members making their own clothes and teaching their own children. One of the families decided to send one of its son to an agriculture college. The boys got his admission in the nearby college of agriculture. After some time he became qualified in agro engineering and came back to the village. He proved to be so creative that he could design an improved type of plow which increased the yield of wheat. Thus a new job of agro engineer was created and filled in the village. The family in the village sold the surplus in a nearby neighboring village. They earned good profit, which have shared among themselves. Inspired by this success, all the families after some time held a meeting in the village. देखिए, इसमें बात किया जा रहा है कि एक विलेज है, वो सेल्फ सफिशिएंट विलेज था, जो अपना अपना काम करते थे और अपना लाइवलीहुड को
मेंटेन करती थी, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट था, जितना पैसा कमाते थे उतना वो अपना जीवन यापन आराम से कर लेते थे। लेकिन वहाँ पे एक फैमिली है, वो अपने बच्चे को बाहर भेजती है, अपने एक बेटा को बाहर भेजती है एग्रीकल्चर कॉलेज में, और वो पढ़ लिख के आता है और वहाँ पे बहुत ही जब अपना घर वापस आता है तो एग्रीकल्चर में अपना क्रिएटिविटी को यूज़ करता है और बहुत सारे इम्प्रूव्ड टेक्निक यूज़ करके डिफरेंट प्लॉ बनाते हैं और डिफरेंट मशीनरी बना के यील्ड ऑफ वीट को इंक्रीज करते हैं। जो भी वीट का प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज करता है। तो ये देख के सबको को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंस्पायर्ड हुए। तो विलेज के जितने भी सारे लोग हैं ना, वो आपस में डिस्कस करते हैं, मीटिंग में जाते हैं और पंचायत से रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल खोला जाए उनके विलेज में। और धीरे धीरे क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कूल इस्टेब्लिश होते हैं, नियर बाई टाउन में जो भी टीचर्स आते हैं उनका रिक्रूटमेंट होता है, बच्चे लोग पढ़ने लिखने लगते हैं, स्किल के लिए नियर बाई टाउन में जाने लगते हैं। और वो जो सिंपल एक विलेज था, जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज था, वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक जोन बन जाता है। क्योंकि बहुत कोई देखिए टेलरिंग सीख के आती है और वहाँ पे स्टिचिंग का काम स्टार्ट करती है। उसी तरह मैं आपको बताई ऊपर में देखिए अभी हम लोग की एक बच्चा पढ़ने जाता है एग्रो इंजीनियरिंग में, अपने आप को स्किल्ड करता है एंड ही कम बैक और इंक्रीज द प्रोडक्शन इन हिज ओन फार्म। तो जितना सरप्लस बचता है वो बाहर में बेचता है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट चैप्टर में अगेन अगर आप रिकॉल कीजिएगा, चैप्टर 1 में फार्मर वन थे जो अपना प्रोडक्शन को ज़्यादा, उसका प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा रहता था, कंजप्शन जो था सेम लेवल रहता था, जिसके चलते सरप्लस ज़्यादा होता था। और जितना ज़्यादा सरप्लस उतना ज़्यादा कैपिटल, तो जितना ज़्यादा कैपिटल रहता था उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कैपेसिटी आ जाता है इंसान के पास। तो इन दिस वे पीपल ग्रो इन देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अगर स्किल्स रहेंगे तो डेफिनेटली पीपल विल ग्रो एट अ फास्टर रेट। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस हियर। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्सेज? देखिए, पीपल एज अ रिसोर्स मीन्स people can do research, innovate to increase the scientific ability, right? People being a good scientist could discover numerous things to save the humanity like T cell therapy, vaccine, medicine, etc. That's why skilled people जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं अपने इकॉनमी में, अपना नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं, हैंस दे आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज। How is human resources different from other resources like land and physical capital? देखिए, मैं क्वेश्चन आंसर को लिख के नहीं बता रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं, साथ ही जॉट डाउन कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है। आप लोग अपना भी इनपुट दीजिएगा और साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे वो जॉट डाउन कीजिएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल? कैसे डिफरेंट होते हैं? तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ना, वो कैपिटल, लैंड एंड फिजिकल कैपिटल पे डिपेंडेंट नहीं होते, बट लैंड एंड फिजिकल कैपिटल इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन के पास ज़्यादा स्किल्ड हो जाता है तो वो लैंड और फिजिकल कैपिटल का अच्छे तरह से यूटिलाइज करता है, एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है और यील्ड को बढ़ाता है। हम लोग स्टोरी ऑफ विलेज में देखें कि एक बॉय जाता है बाहर, एग्रो इंजीनियरिंग पढ़ता है, अपना फार्म में वापस आता है, डिफरेंट टेक्निक यूज़ करता है और प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज इज not dependent on land and physical capital, but land and physical capital is dependent on human resources. Human have ability to combine the land and physical capital uh, together to uh, प्रोड्यूस समथिंग, है ना। तो दैट्स वाई
This is how human resources it is different from land and physical capital. What is the role of एजुकेशन इन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? एजुकेशन इंसान को स्किल्ड बनाता है, उनका कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे कि उसका यील्ड, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बढ़ जाता है ना. एंड दे आर कंसिडर टू बी अ पीपल एज अ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ एजुकेशन. Hence, education play very important role in formation of human capital. What is the role of health in human capital formation? हम लोगों ने पढ़ा ना कि अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे. अगर हेल्थ ठीक नहीं रहा तो हम लोग कोई भी जगह काम करेंगे तो वहाँ इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे और अपना मैक्सिमम इनपुट नहीं दे पाएंगे. तो हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. Health of a person help him or her to realize his or her potential. And good health means it has an a person has an ability to fight with the illness, है ना. A healthy person can educate himself well, and it can also bring productivity in any field of the work. That's why health play very vital role in human capital formation. व्हाट पार्ट डज हेल्थ प्ले इन इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ? देखिए, इंडिविजुअल का वर्किंग लाइफ में भी हेल्थ जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अगर एक इंसान हेल्दी हो तो वो अपना पढ़ाई को भी अच्छे से कर सकता है, अपना काम को भी अच्छे से कर सकता है, इनोवेटिव हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, और जो भी पोटेंशियल है अनलॉक कर सकता है. एक हेल्दी पर्सन अपने आप को ज़्यादा कैपेबल बना सकता है. आप इसका एग्जाम्पल देखे होंगे साकाल और विलास के केस में. साकाल हेल्दी भी था और एजुकेशन भी अच्छा मिला, तो वो दोनों काम मतलब अच्छा हेल्थ के चलते वो एजुकेशन को अच्छे तरीके से कर पाया, पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाया, एंड ही गॉट बेटर स्किल बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ. ऑन द अदर हैंड, जब विलास के घर को आप देखते हैं तो उसकी मम्मी अर्निंग थी, लेकिन हेल्थ ख़राब हो जाता है तो विलास को मजबूरन पढ़ाई तो पहले कर नहीं पाता था, लेकिन इंटरेस्ट था. लेकिन चूँकि उसकी माँ बीमार थी तो उसे काम करना पड़ा, वो एजुकेशन ले नहीं पाया. तो एक इंसान जो एजुकेटेड रहता है उसका वर्क करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है. तो वी कैन से इन अ नटसेल दैट हेल्दी पीपल आर मोर एफिशिएंट, productive, and could able to bring growth in an organization, in a country, in a nation. Okay. What is the difference between इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? देखिए, जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ आपको मनी अर्न करवाती है वो हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई दुकान में चाय बेच रहा है, तो इससे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, रिम्यूनरेशन मिल रहा है. तो दैट्स वाई दैट एक्टिविटीज़ विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ऑन द अदर हैंड, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें आपको पैसा नहीं मिलता है, तो दैट एक्टिविटी विल कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके. what are the various activities undertaken in the primary sector, secondary sector and tertiary sector? देखिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं. तो प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग होते हैं. सेकेंडरी सेक्टर में जितने भी सारे इंडस्ट्री होते हैं ना, वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएंगे. टर्शियरी सेक्टर जो होते हैं उसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, आईटी, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म एक्सेट्रा, ये सब आएंगे. वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, वुमेन लेस स्किल होती है, दैट्स वाई दे आर पे लो. अदरवाइज हमेशा ऐसा बात नहीं है कि वुमेन को लो ही पे किया जाता है. अब एक महिला है जो CS लेके पढ़ाई की है, और एक मेल मेंबर है वो भी CS कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ाई किया है,
अगर सेम कंपनी में जॉब मिलता है, सेम पोस्ट मिलता है, आई थिंक वुमेन और मेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इक्वल पेमेंट मिलेगा। तो अगर एक वुमेन स्किल्ड है, सेम स्किल्ड है कंपेयर टू द मैन, तो उसको लो वेज नहीं मिलेगा, इक्वल वेज मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, वुमेन हु आर डूइंग अ वर्क विच डू नॉट रिक्वायर स्किल्स, दे आर गेटिंग पे लो। तो ये मेरा मतलब राय है। आप लोग समझिएगा, आप लोग भी अपना इनपुट दे सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ना। हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग पढ़े ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ द पीपल इन द लेबर फोर्स हु बिलोंग टू द हु आर in the age bracket of 15 to 59 years actively seeking for job but not finding any job। तो इस सिचुएशन को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसगाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? अभी बताए कि एक फील्ड है, उसमें 4 व्यक्ति काम करते हैं, 1 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन 2 वर्कर को निकाल देते हैं और 2 वर्कर काम कर रहा है, तब पर भी 1 टन ऑफ वीट ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब जो 2 एक्स्ट्रा वर्कर है वो तो इनपुट उनका तो आउटपुट में कोई योगदान नहीं रह रहा है, तो वो जो है उस कंडीशन को हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, है ना। क्योंकि लग रहा है कि 2 पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं, बट उनके काम करने से कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो मान लीजिए फार्मर का, ये फार्मर या लेबरर का अगर बात कर लीजिएगा, तो वे उनका जो वो जो है ना, पर ईयर हर जो 365 डेज होते हैं उनको काम नहीं मिलता है। कोई सीज़न में ज़्यादा काम मिलता है, कोई सीज़न में कम काम मिलता है, तो थ्रू आउट ईयर वो एम्प्लॉयड नहीं हो पाते। दैट्स वाई दैट सिचुएशन इज़ अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वाई इज़ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पिक्यूलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? देखिए, पिक्यूलर प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा है। देन मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड जॉब मार्केट है, बूम इन ग्रेजुएट बट शॉर्टेज इन जॉब है, पुअर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। जितना भी आप ये स्कीम देखते हैं ना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वगैरह, तो ये जो है बहुत नीचे के तबके के लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे इस स्कीम्स का, तो इसके चलते भी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? कौन कौन से फील्ड में इंडिया मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकता है? तो देखिए, इंडिया जो है लेबर इंटेंसिव इकॉनमी है, तो इंडिया को फोकस करना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, सो दैट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सके। और अगर बात किया जाए तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है अभी अनएक्सप्लोर्ड है, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है टू इंक्रीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और अगर थोड़ा सा दूसरा तीसरा पॉइंट अगर देखें, तो जूट इंडस्ट्री का मार्केट भी इंडिया में बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ जूट रीडली अवेलेबल है, बट यहाँ जूट का प्रोसेसिंग आई थिंक अगर करके और बहुत सारे प्रोडक्ट को बना के बाहर भेजा जाए, तो दैट विल ऑल्सो क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जूट का जो पूरा प्रोसेस है उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबर का यूटिलाइज होता है। कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन एजुकेशन सिस्टम टू मिटिगेट प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड? देखिए, आप लोग सोचिए क्या क्या हो सकता है, मैं अपने तरह से 2-3 पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहला कि स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, रोट लर्निंग के बजाय स्किल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। स्ट्रेंथन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्पेशली
जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ के एजुकेशन क्वालिटी काफ़ी पुअर होते हैं, जिससे कि बच्चा जो है अच्छा से रीड नहीं कर पाता है, और जो न्यूमेरिकल वन डिजिट न्यूमेरिकल जो एडिशन सब्सट्रैक्शन होते हैं वो सबको भी वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक देयर इज़ अ गैप इन एजुकेशन बिटवीन रिच एंड पुअर। व्हाई आई एम सेइंग दैट एजुकेशन गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, बिकॉज जो भी बच्चे रिच होते हैं उसके मतलब जिसके भी मम्मी पापा या फैमिली रिच है, वो बच्चे हमेशा प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट में नहीं जाते हैं। और जो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन अगर ठीक नहीं किया जाए तो बहुत मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन से डिप्राइव्ड रहेंगे, और चूंकि डिप्राइव्ड रहेंगे तो उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क भी नहीं मिलेगा, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट जो प्राइमरी स्कूल है उसके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूव हो। Can you imagine some village which initially had no opportunities but later came up with many? देखिए, एक तो जो चैप्टर अभी पढ़े हम लोग लास्ट में, द स्टोरी ऑफ विलेज पढ़े, तो उसमें पहले क्या था, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था, लेकिन डे बाय डे अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। देखिए, बॉयज़ जो है वो गया बाहर, एग्रीकल्चर का पढ़ाई करके आया, ज़्यादा सरप्लस प्रोड्यूस हुआ, तो सरप्लस को प्रोड्यूस करने के लिए बेचना पड़ेगा ना, तो बेचने अदर टाउन जाना पड़ेगा, तो अदर टाउन के लिए ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता खुल गया। ठीक है। फिर सरप्लस, फिर कैपिटल आने लगे, तो वहाँ पे मान लीजिए छोटे मोटे दुकान भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि टेलर जो स्टिचिंग वगैरह सीखी, तो उसके पास भी बहुत सारे इनकम एवेन्यूज़ आने लगे, बहुत कोई स्टिच करवाने लगे, तो जो पहले इनकम बाहर जाता था वो अब विलेज में ही इन ये यूटिलाइज हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल को यहाँ पे दे सकते हैं। और एक मैं एग्जाम्पल आप लोग को दूंगी, वो इमेजिनरी नहीं है, वो रियल है। कारपेट विलेज करके आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा, नॉर्थ बंगाल का ये विलेज है। और इस विलेज में जितने भी घर है, हर घर में हैंडलूम है, और उस हैंडलूम से बनाया, हैंडलूम इन द सेंस कारपेट बनाने की मशीन हर घर में है, तो उससे वो कारपेट बनाते हैं, ऑर्डर लेते हैं और फिर उस कारपेट को बेचते हैं। तो पहले वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट या जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, लेकिन बाधोई यूनिट का जो कारपेट यूनिट है वो वहाँ पे बहुत सारा काम करवाती है कारपेट विलेज में, जिसके चलते बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुआ है। तो एक बार आप यूट्यूब या गूगल कीजिएगा, यू विल गेट द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कारपेट विलेज। 15. Which capital would you consider the best? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, एंड वाई? आप लोग सोचिए, आप लोग बताइएगा, लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, या फिर ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे मेरे हिसाब से ह्यूमन कैपिटल is the best. Why? Because human have capacity to combine the land, labor and physical capital in such a way that they could maximize the production, and uh, it could maximize the profit also, right? तो आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है, चैप्टर 2 इज़ फिनिश्ड। कोई भी डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।